हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पेंशन प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आईटीआर फाइल करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल गेन दिखा रहे हैं तो हमें आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। आईटीआर 1 में हमें शेयर्स की सेल दिखाने का कोई भी कॉलम नहीं मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला आपका फॉर्म 16, जिसमें से आप अपना पेंशन का अमाउंट लेंगे। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप 26 AS से भी पेंशन का अमाउंट ले सकते हैं। जिन लोगों की पेंशन पर TDS डिडक्ट नहीं होता है उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो वो लोग 26 AS से पेंशन का अमाउंट ले सकते हैं। तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 26 AS जो कि आप इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करेंगे, अपना AIS स्टेटमेंट जो कि आप इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करेंगे, और चौथा और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना है और वहां से आपको अपना शेयर्स का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालना है। शेयर्स में आपने जो भी सेल परचेज की हैं और जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें इसी स्टेटमेंट से पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीआर 2 की फाइलिंग। सबसे पहले हम ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हम व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करके अपने 26 AS फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, और दूसरा हम सर्विसेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाकर AIS या फिर आप TIS को भी डाउनलोड कर सकते हैं। TIS और AIS में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे, 22-23 कर लेंगे। यहाँ पर एक तरफ मिलता है आपको TIS और दूसरी तरफ है AIS। तो जो TIS है ये समरी फॉर्म है, यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट वे में पता चल जाता है कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। लेकिन अगर आप AIS में जाते हैं तो ये एक डिटेल्ड फॉर्म है। इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम है, TIS और AIS में इन्फॉर्मेशन सेम ही होती हैं, बस ये समरी फॉर्म है, यहाँ पर देखने में ज़्यादा इजी रहेगा। और ये डिटेल्ड फॉर्म है जो कि अगर आप बिगनर हैं तो आप TIS पर ही जाइएगा, लेकिन अगर आप पहले भी फाइलिंग कर चुके हैं और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है यहाँ पर, तब आप AIS स्टेटमेंट में देख सकते हैं। वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं और फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 23-24, ऑनलाइन मोड, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म 2, प्रोसीड, लेट्स गेट स्टार्टेड, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट शेड्यूल। तो सबसे पहले हमको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है कि हमें कौन कौन सी इनकम दिखानी है, कौन कौन से डिडक्शंस दिखाने हैं। अगर TDS है तो उसका शेड्यूल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब आप यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी ITR काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते हैं और सीधे प्रोसीड कर देते हैं तो आपकी ITR में सारे शेड्यूल्स ऐड हो जाएंगे, काफ़ी लंबी ITR हो जाएगी। साथ ही अगर आपको कोई पर्टिकुलर शेड्यूल चाहिए है और वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको फिर से पूरे ITR को बैक करके यहाँ पर शेड्यूल ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए आपको टाइम सेव करना है तो आप पहले से यहाँ पर सिलेक्शन करके रख लीजिए। सबसे पहले हम इनकम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सैलरी का शेड्यूल चाहिए है। पेंशन को हम सैलरी के शेड्यूल में ही दिखाते हैं। पेंशन पर भी अंडर सेक्शन 192 TDS डिडक्ट होता है और इसे सैलरी के हेड में ही दिखाया जाता है। अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो फैमिली पेंशन को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको मंथली पेंशन रिसीव हो रही है रिटायरमेंट के बाद तो उसे सैलरी के हेड में दिखाते हैं। इसके बाद बाकी सारे शेड्यूल्स हैं। कैपिटल गेन का शेड्यूल ऑलरेडी टिक है, यहाँ पर अदर सोर्सेज का शेड्यूल भी ऑलरेडी टिक्ड है। इसके बाद हम डिडक्शंस पर आएंगे। जो भी डिडक्शंस हैं आपके पास वो शेड्यूल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को तो 80G का शेड्यूल टिक कर सकते हैं। इसके बाद 80D है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है या फिर मेडिकल खर्चा क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए शेड्यूल 80D को टिक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी टिक्ड है। चैप्टर 6A का शेड्यूल है जिसमें हम 80C से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस दिखाते हैं। तो जितने भी रेलेवेंट शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पर टिक्ड हैं। इसके बाद हम टैक्स पर आते हैं। टैक्स में यहाँ पर सारे शेड्यूल्स टिक्ड हैं। TDS का शेड्यूल ऑलरेडी टिक्ड है। अगर आपके केस में TDS का शेड्यूल टिक नहीं है तो आप उसे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशनर्स के केस में ज़्यादातर FD इंटरेस्ट होता ही है और FD पर TDS डिडक्ट होता है। तो इस शेड्यूल को आप ज़रूर से टिक कर लीजिएगा, वरना आपको फिर से बैक आकर यहाँ पे शेड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद कोई रेलेवेंट शेड्यूल नहीं है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजीम? नो। कंटिन्यू।
पेंशनर्स के केस में ज़्यादातर ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि इस एज तक आते आते आपके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। 80C आपका पूरा कवर हो जाता है। 80D में आपके पास मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं क्लेम करने के लिए। साथ ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 80CCD1B में यानी कि NPS में भी इन्वेस्टमेंट किया होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या कि सेक्शन 80TTB में आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है अपने FD के इंटरेस्ट से और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से, जो कि एक नॉर्मल पर्सन यानी कि 60 ईयर्स बिलो जिनकी एज है उनको नहीं मिलता है। तो इसी वजह से पेंशनर्स या फिर जो अबव 60 ईयर्स हैं उन लोगों के लिए ओल्ड रिजीम ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर सैलरी के एग्जेम्पशंस हैं। अगर आपकी पेंशन इनकम से कोई एग्जेम्पशन है, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर HRA वगैरह का कोई क्लेम है तो आप सैलरी एग्जेम्पशन में यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिलता है सेक्शन 1013A और यहाँ पर एक लास्ट में आपको कॉलम मिलता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन। यहाँ पर येस करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिलती है और यहाँ पर आप वो एग्जेम्पशन दिखा सकते हैं जो आपको एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ज़्यादातर केसेस में एप्लीकेबल होता है वो है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी आपको मिली है, अर्नड लीव इनकैशमेंट मिला है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिली है। तो इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं इन केस ये अमाउंट आपके पेंशन अमाउंट में एडेड है या फिर आपके 26AS में दिखाई दे रहे हैं एज अ इनकम। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्जेम्पशन आप तभी क्लेम करेंगे जबकि आपकी इनकम में आपके पेंशन के अमाउंट में ये सारे एग्जेम्पशंस ऑलरेडी एडेड है या फिर आपके फॉर्म 26AS में ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है डिडक्शंस। 80C में आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। 80CCD2 है, देन 80D है। 80D के लिए हमें शेड्यूल फिल करना होता है। यहाँ येस पर हम टिक कर देते हैं। इसके बाद 80G है डोनेशन के लिए। 80GG रेंट पेड के लिए है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो यहाँ पर आप रेंट के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर मैक्सिमम हमें 60,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 10BA को ऑनलाइन फाइल करना है। पहले आप फॉर्म को फाइल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करेंगे। अगर आपने पहले डिडक्शन क्लेम कर लिया, ITR फाइल कर दी और बाद में आप फॉर्म 10BA को फाइल करेंगे तो आपका ये डिडक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म 10BA में पर्टिकुलरली आपके लैंडलॉर्ड की डिटेल्स जाती हैं, उनका पैन नंबर क्या है, उनके यहाँ कब से आप रह रहे हैं, रेंट कितना दे रहे हैं, कौन से मोड में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं या चेक में दे रहे हैं। तो ये सारी लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। इसके बाद सेक्शन 80TTA है, देन सेक्शन 80TTB है। तो सीनियर सिटीजन की ITR है, इसलिए हम यहाँ 80TTB में येस कर लेते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यहाँ येस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे कि 80CCD1B है, 80DD है, जिसमें कि आप डिसेबल पर्सन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन लेते हैं। देन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं, सारी डिजीज़ के लिए यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलता है, जैसे कि HIV है, किडनी फेलियर है, पार्किंसन डिजीज़ है, इसी तरह की और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिसके लिए यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। नीचे कंटिन्यू कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें जाना है फाइलिंग स्टेटस पर। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, नो। सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यू वर्क इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। सेक्शन 115H को नो कर देंगे। FII नो कर देंगे। किसी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं तो येस करिएगा, वरना आप नो कर देंगे। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में होल्ड किया हुआ है तो आप येस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कि किसी ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं लिए जाते हैं, तो हम नो कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशंस के बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। यहाँ पर हमारी सैलरी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, साथ ही जहाँ से भी हमें मिल रही है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टैन ऑफ द एम्प्लॉयर और साथ ही एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, सब कुछ यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। लेकिन आपको एक बार इसे 26AS से चेक कर लेना है, बहुत से केसेस में ये गलत ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर आपके केस में ये अमाउंट गलत आ रहा है तो आप यहाँ ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करके इस अमाउंट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी सेलेक्ट करना है, कौन से एम्प्लॉय हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर आपको अपनी सैलरी का अमाउंट प्रीफिल्ड दिखेगा, इसे आप एडिट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर फॉर्म 26AS में चेक करते हैं तो यहाँ पर जो पेंशन का अमाउंट दिख रहा है वो है 543,440, लेकिन यहाँ पर जो हमें अमाउंट दिख रहा है वो है 543,439, यानी कि ₹1 का डिफरेंस है। यहाँ पर आपके 26AS में ₹1 ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये ₹1 भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। इसे हमें एडिट करके 440 करना होगा, वरना हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा और हमें दोबारा अपनी ये ITR फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो परक्विजिट्स हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, जो कि पेंशन के केस में नहीं होते हैं ये सब, तो आप इन कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो जब आप ITR सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको वैलिडेशन एरर आ जाएगा। यहाँ से इनको डिलीट कर देंगे। इसके बाद ग्रॉस सैलरी को हम यहाँ सेव कर देते हैं। ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ पे डिडक्शंस अपने आप लग गए 50,000 रुपीज़ के, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गया, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल, यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक टिक लगा हुआ मिलता है, और ये जो टिक लगा हुआ है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फिल करने के लिए है। इस टिक को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है। शेयर्स के गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब कहते हैं जबकि हमने शेयर्स को 1 साल के अंदर ही सेल आउट कर दिया है। 12 महीनों के अंदर अगर आप शेयर्स को खरीद कर सेल आउट कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर आप 1 साल के बाद उसे सेल आउट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट पर टिक लगाएंगे, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दिखाने के लिए है। नीचे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 कॉलम दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ शॉर्ट टर्म पर हम क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स करेंगे, सेलेक्ट सेक्शन 111A। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज विदाउट इंडेक्सेशन। जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। जितनी भी आपकी परचेज कॉस्ट है वो टोटल परचेज कॉस्ट यहाँ पर टोटल सेल वैल्यू से माइनस कर दी जाती है। अब इसके लिए हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने डीमैट अकाउंट से डाउनलोड किया है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरी वैल्यूज़ ऐसे ही मिल जाएंगी। आपको वहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में पूरा बाइफर्केशन दिया होता है कि आपकी टोटल सेल वैल्यू कितनी है, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए सेल वैल्यू है, और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज टोटल कितनी है वो भी आपको उसी स्टेटमेंट से मिल जाती है। 3.5 लाख रुपए हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज ले ली। इसके बाद है एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई एक्सपेंडिचर्स भी दिए हुए हैं जो कि प्रॉफिट में से माइनस किए गए हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसमें हम STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी कोई एक्सपेंडिचर्स अगर क्लेम किए गए हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो आपके इस प्रॉफिट से लेस हो जाएंगे और आपका यहाँ प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ऐड कर देंगे। 1,50,000 यहाँ पर आ गए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। इसी पेज पर हमें नीचे मिलता है F नंबर पॉइंट, जहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूअल और रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ पर ओपन करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने जो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाया है उसकी क्वार्टर वाइज डिटेल्स देनी होती हैं। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रेट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 30% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट DTAA रेट है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से कॉलम में यहाँ पर अमाउंट देना है? तो अगर आप सेक्शन 111A की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहे हैं और आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका जो प्रॉफिट है वो एट द रेट ऑफ 15% टैक्सेबल होता है। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एट द रेट ऑफ 30% ये टैक्सेबल होता है। 15% वाले कॉलम में हम यहाँ पर 1,50,000 का क्वार्टरली ब्रेकअप देंगे। लेकिन अगर आप ये क्वार्टरली ब्रेकअप नहीं देना चाहते हैं तो आप किसी भी एक कॉलम में यहाँ पर पूरा अमाउंट दे सकते हैं और नीचे कंफर्म कर देंगे।
कैपिटल गेन का शेड्यूल कंफर्म हो गया। इसके बाद है शेड्यूल 112A, जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं। हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो हम बस इस शेड्यूल को ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारी फिगर यहाँ पर प्रीफिल्ड हो रही है, लेकिन हमें इसे एक बार चेक करना है अपने AIS स्टेटमेंट से। तो हम अपने 26 AS स्टेटमेंट और अपने AIS स्टेटमेंट दोनों में चेक करेंगे कि FD का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट की फिगर हमें दिख रही है, हम एक बार 26 AS से चेक करेंगे। 26 AS में ये फिगर है 4,85,000 की, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाख की फिगर है। यहाँ बॉक्स में टिक लगाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और अपने अमाउंट को सही करेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे दे देते हैं हम, जो हमें अपने AIS स्टेटमेंट से मिलेगा। 5,000 रुपये यहाँ ले लिए हमने। और ये जो डिपॉजिट्स की फिगर है, ये हम 26 AS स्टेटमेंट से यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। सेम फिगर आपको जो 26 AS में दिख रही है, सेम फिगर ही आपको AIS में भी मिलेगी। इनकम टैक्स से रिफंड पर आपका कोई इंटरेस्ट आया है लास्ट ईयर में, तो वो आपको यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट मिलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट हो गया, सेव कर देंगे। इसके बाद आता है शेड्यूल साइला है, शेड्यूल बाफला है, शेड्यूल CFL है, शेड्यूल स्पेशल इनकम है। ये सारे शेड्यूल्स में हमें कुछ नहीं करना है, हम बस इन्हें ओपन करेंगे और कंफर्मेशन दे देंगे। जब भी हम कोई भी कैपिटल गेन की ITR फाइल करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो इन शेड्यूल्स को, ये जो शेड्यूल साइला, बाफला और CFL हैं, ये सारे कैपिटल गेन के ही शेड्यूल्स हैं। इनको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको कंफर्म नहीं किया तो नीचे जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी, जिस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, वो यहाँ पर रॉन्ग कैलकुलेट होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है, तो उसके लिए जो हमें 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है, वो भी इन्हीं शेड्यूल्स में एडजस्ट होता है। तो अगर आप इन शेड्यूल्स को कंफर्म नहीं करेंगे, तो वो 1 लाख रुपए आपके एडजस्ट नहीं होंगे। और जब आप टोटल टैक्सेबल इनकम देखेंगे, तो वहाँ आपको अपने पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स दिख रहा होगा, एग्जाम्पशन की फिगर वहाँ पर नहीं होगी। इसलिए इन शेड्यूल्स को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है शेड्यूल 80D, जहाँ पर कि आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिखाते हैं, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर है आपका, किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो उसका खर्चा यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं। इसके बाद शेड्यूल 6A है, जिसमें कि हम 80C से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस दिखाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस शीट में दिखा चुके हैं। यहाँ पर बस हमें कंफर्मेशन देना है कि हमने जो भी डिडक्शंस दिखाए हैं उनके साथ हम कंफर्म हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई डिडक्शन आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ आप शेड्यूल पर क्लिक करके उन्हें ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद है शेड्यूल AMT और AMTS, ये भी टोटल इनकम की कैलकुलेशन के लिए ही है। बस इनको शेड्यूल को ओपन करना है और कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो है हमारा TDS वाला। TDS का शेड्यूल यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें फिर से बैक जाना होगा। यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन मिलता है ऐड मोर शेड्यूल्स का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से हम बैक जाकर अपने TDS के शेड्यूल को यहाँ पर ऐड करेंगे। TDS का शेड्यूल हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल को ओपन करेंगे। अब सबसे पहला शेड्यूल है TDS ऑन सैलरी, मतलब कि यहाँ पर आप पेंशन का TDS देते हैं। यहाँ पर कोई भी अमाउंट प्रीफिल्ड नहीं दिख रहा है, तो हमें इस शेड्यूल को फिल करना होगा। 26 AS से हमें सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है टैन ऑफ द एम्प्लॉयर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड। ये चारों चीज़ें आपको 26 AS में दिख रही हैं। इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो दूसरा शेड्यूल है हमारा, वो है TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी, यानी कि यहाँ पर आपको अपने FD के इंटरेस्ट पर जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो दिखाई देगा। इस शेड्यूल को भी आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस या अमाउंट्स गलत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ओपन करेंगे, बॉक्स में टिक लगाएंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ चेक करनी है वो है नीचे, सबसे नीचे ग्रॉस अमाउंट, यानी कि जो भी आपकी FD का अमाउंट 26 AS में आ रहा है वो यहाँ पर आपको एज अ ग्रॉस अमाउंट लेना है। उस पर जो भी TDS डिडक्ट हो रहा है वो यहाँ पर आपको ऑटो फिल मिलेगा। TDS क्रेडिट क्लेम्ड दिस ईयर, यहाँ पर आपको ये अमाउंट TDS का अमाउंट प्रीफिल्ड मिल रहा है। ये सारे अमाउंट आपको एक बार 26 AS से चेक करने हैं, नहीं है ठीक तो आप एडिट कर लीजिए। इसके बाद है हेड ऑफ इनकम, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम।
यहाँ पर आपको पूरे टैक्सेस पता चल जाते हैं कि आपका कितना टैक्स बना सैलरी इनकम, पेंशन इनकम पर, साथ ही आपके कैपिटल गेन की जो इनकम है उस पर। यहाँ पर लास्ट में अगर आपको कोई भी अमाउंट पेबल दिख रहा है तो पहले आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा, और अगर आपको यहाँ पर रिफंड दिख रहा है तो आप सिंपली अपने ITR को नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ अमाउंट पेबल दिख रहा है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। पे नाउ में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पे नाउ पर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करिए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देने के बाद आप उसकी जो रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे उससे आपको यहाँ पर शेड्यूल में इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। बैक टू शेड्यूल जाके आपको दिखाते हैं। टैक्सेस पेड के कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक हेड मिलेगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। यहाँ पर ओपन करके डेट ऑफ डिपॉजिट, BSR कोड, चालान नंबर और अमाउंट कितना है वो सब आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी ITR को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जानबूझकर ये वाला केस पिकअप किया है कि टैक्स को कैसे पे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर लास्ट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए पेमेंट बोल रहा है तो हम किस तरह से पेमेंट करेंगे। ये हमारा रिफंड केस है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर TDS फ्रॉम सैलरी के शेड्यूल को फिलअप नहीं किया है इसीलिए हमारा यहाँ पर टैक्स पेबल बन रहा है। सारे शेड्यूल्स कंफर्म हो जाने के बाद जब आपका ये पार्ट B शेड्यूल भी कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिटर्न का प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे, अपनी ITR को सबमिट करेंगे और विदिन 30 डेज आपको अपनी ITR को E-वेरीफाई कर लेना है। सो आई होप कि यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।